हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस स्पीशीज में आपका स्वागत है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे फॉर द प्रीलिम्स 2023 और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं ये लेक्चर सीरीज आपको लेकर आया हूँ, दैट इज़ योर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। अब इस टॉपिक में मैं आपको पूरा बेसिक से तो नहीं बता सकूँगा बिकॉज एग्ज़ाम इज नियरली अप्रोचिंग। दैट्स वाई जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी का कंपाइलेशन मैंने आपको यहाँ पर दिया है, कहाँ पर मिस्टेक्स हो सकती है और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए रिगार्डिंग बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। मैंने यहाँ पर आपको कंपाइल किया है विथ बेटर प्रेजेंटेशन। तो आप इसको रिवाइज करके जाइए बढ़िया से एंड अल्टीमेटली यहाँ से अगर क्वेश्चंस आते हैं सेक्ट को लेकर, जैसा कि जनरली पूछा जाता है 2022 के पेपर में भी, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड जो सेक्ट है उनसे क्वेश्चंस पूछे गए, साथ ही साथ स्कॉलर्स से जुड़ा जो क्वेश्चंस है वो भी पूछा गया है ना। तो ऐसे में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और मैंने ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है, एक तो आपका सोर्स नितिन सिंघानिया है, प्लस दूसरा जो यूपीएससी पीवाईक्यू कंपाइलेशन है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से रिगार्डिंग दिए गए हैं। तो आई हैव कंपाइल्ड ऑल दैट फैक्ट्स इनटू दिस प्रेजेंटेशन। साथ ही साथ मैंने कुछ एडिशनल अप्रोच आपके लिए रखी हैं जहां पर आप गलतियां कर सकते हो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन सब बातों को ध्यान में रख के दिस प्रेजेंटेशन हैज़ बीन मेड। तो क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर गलतियां आप कर सकते हो रिगार्डिंग बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म फिलोसफी। उसके बाद हम सेक्ट की तरफ जाएंगे। आई विल डिस्कस सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म एज वेल एज जैनिज़्म एंड देन वी विल मूव ऑन जो आपका हीनयाना महायाना बुद्धिज़्म में आपको देखने को मिलता है और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और इससे एसोसिएटेड क्या कुछ डिटेल्स हैं वो हम देखेंगे। फर्दर वी विल मूव ऑन अदर सबसेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। और ये बस आपको एमसीक्यू के लिए याद रखने। देन वी विल मूव टू जैनिज़्म एंड जैनिज़्म के कुछ जो इम्पोर्टेंट सबसेक्ट हैं, दिगंबरा और श्वेतांबरा, टेस्ट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू के टाइप में। उसके बाद यहाँ पर देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है, बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड जो टेक्स्ट हैं पुस्तकें, उसके बाद स्कॉलर्स को ध्यान में रखना है, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी है या फिर कीवर्ड कह लो जिसको ध्यान में रखना है जो जनरली पूछ सकती है यूपीएससी एनसीईआरटी में भी ये सब कीवर्ड दिए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सिमिलर अप्रोच से जैनिज़्म में जो टेक्स्ट है, स्कॉलर है, थ्योरी है, इन सब को देखेंगे और जैनिज़्म में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा। उसके बाद आपका ये लेक्चर यहीं समाप्त होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपको ही पता है ये जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की फ़िलोसफी है 6th सेंचुरी बीसी के दौरान इमर्ज होकर आई थी। क्यों? बिकॉज उस समय काफ़ी ज़्यादा रिचुअलिज़म या फिर अंधविश्वास फैल गई थी, ठीक है। तो जो कॉमनर्स है वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे विद द अवेलेबल रिलीजन जो उस समय अवेलेबल थे। तो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में आपका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इमर्ज होकर आता है जो डिफरेंट रिलीजियस फिलोसफी देता है, ठीक है, रिगार्डिंग सोल, रिगार्डिंग कर्मा एंड वेरियस एस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका कास्ट सिस्टम का कोई अहम रोल नहीं रहेगा, अनलाइक कि आप जो ऋग्वेदा या फिर लाटर वैदिक पीरियड में देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आपका इक्वलिटी एज ए सेंट्रल थीम देखने को मिलेगी। तो ये सब तो चलो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं पॉइंट्स उसको देखना है। यू नो द बेसिक्स ऑलरेडी। बेसिक्स में आपका गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है ना, कहाँ पे उन्होंने फर्स्ट sermon दिया, कहाँ पर निर्वाणा प्राप्त हुआ, ठीक है। ये सब के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो स्टूडेंट फॉरगेट कर जाते हैं या फिर भूल जाते हैं उन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें बुद्धिज़्म में, ठीक है, तो बुद्धिज़्म में गौतम बुद्ध जो है वो मानते थे कि सोल डज नॉट एग्जिस्ट, आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है।
उसके बाद वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी कि ये जो विश्व है वो हमेशा ट्रांजिएंट है, यानी कि बदलता रहा है। आप देख लो अभी का जो प्रेजेंट टाइम है, 10 साल पहले चल जाओ, 50 साल पहले चल जाओ, तो क्या है, वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट। एक समय ना कोई मोबाइल फ़ोन था ना कोई टेलीफोन था, बट आज मोबाइल फ़ोन टेलीफोन सब कुछ है। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड कंस्टेंटली चेंजिंग। ठीक है, क्लाइमेट को भी देख सकते हो, बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो। और ये ध्यान रखना है, बुद्धिज़्म हो या जैनिज़्म, दोनों ने वेदा के अथॉरिटी को रिजेक्ट किया था एंड उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट जो आपका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इमर्ज होकर आई थी। और ये भी ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध या फिर बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी है वो साइकिल ऑफ रिबर्थ में भी विश्वास रखते हैं। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने निर्वाणा हासिल किया था। निर्वाणा मतलब जो डिज़ायर की इच्छाएं हैं, है ना, मतलब इच्छा जिसको आप कहते हो, हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो ये जो डिज़ायर की इच्छाएं जब ख़त्म हो जाती हैं व्यक्ति के अंदर, तो निर्वाणा अटेन कर लेता है। एंड गौतम बुद्ध ने भी निर्वाणा अटेन किया था। आप हमें बताइए कहाँ पर अटेंड किया था। ठीक है, तो अगर इसे अटेंड करना है तो वही बात है, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग या फिर 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया था। ठीक है, तो उतना ज़्यादा एक्सट्रीम पाथ नहीं है ये, अनलाइक जैनिज्म जहाँ पर आपको अगर साल्वेशन चाहिए तो एक्सट्रीम पेनेंस, कष्ट की ज़रूरत होगी, एक्सट्रीम डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी। ये तो हमने बुद्धिज्म देखा। अब जैनिज्म को हम फास्ट ट्रैक से रिवाइज कर लेते हैं। तो जैनिज्म वैसे तो टोटल 24 तीर्थंकरज रहे हैं जिन्होंने जैनिज्म एज ए रिलीजन में कंट्रीब्यूट किया। एंड लास्ट तीर्थंकरा वाज महावीरा। फर्स्ट कौन थे, सेकंड कौन थे, 23rd कौन थे, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज यहाँ से मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैनिज्म में क्या बातें हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है ऑल द ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, है ना, सब में आत्मा है। जबकि बुद्धिज्म में क्या बोला गया, आत्मा नहीं है। बट जैनिज्म में ऑल द ऑब्जेक्ट वेदर इट इज नॉन लिविंग लिविंग सब में आत्मा है और वेराइड कॉन्शियसनेस। ठीक है, दैट्स वाई इवन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वो भी सिंफुल मानी जाती है जैनिज्म में। ठीक है, दैट्स वाई जैन कम्युनिटी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व जनरली नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि चाहे वो जैनिज्म हो या फिर बुद्धिज्म हो, बोथ रिजेक्टेड वेदाज, वेदा की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया गया, है ना। और जैनिज्म भी साइकिल ऑफ रिबर्थ में विश्वास रखते थे। इनका कहना था कि जो साइकिल ऑफ रिबर्थ है ना, पुनर्जन्म, इट इज सेव्ड थ्रू कर्मा, यानी कि बेस्ड ऑन योर कर्मा जो साइकिल ऑफ रिबर्थ है वो चलेगी। और जैनिज्म में एक और बात, अगर साल्वेशन या फिर मुक्ति चाहिए अपने दुखों से, व्हाट नीड टू डू, एक्सट्रीम पेनेंस एंड डिसिप्लिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये तो मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया, जहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसे। अब जब गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म का एक प्रकार से इनिशिएशन किया, तो धीरे धीरे ये जो है डिफरेंट देशों में फैली वाया वेरियस स्कॉलर्स, है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बुद्धिज़्म का डिवीज़न हो गया, यानी कि बुद्धिज़्म डिफरेंट सेक्ट में विभाजित हो गए। ठीक है, और यही कहानी आपका जैनिज़्म का भी है। तो बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे काउंसिल, या फिर यूँ कह सकते हो कि टोटल 4 काउंसिल लगाए गए, समागम कह सकते हो, है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और ये आपने पढ़ा भी होगा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर। तो एक तो ये कि पैट्रोनाइज किसने किया था और उसको प्रिसाइड किसने किया था, ये दोनों बातें याद रखना है ना। तो इसका एक ट्रिक है पैट्रोनाइज करने वाले किंग का,
A ठीक है। जो थर्ड है वो तो अशोका था, और फोर्थ जो है वो आपका कनिष्का था, और थर्ड आप बताओ, और मतलब सेकंड आप बताओ और फर्स्ट आप बताओ, ठीक है। और प्रिसाइड किसने किया था? अब जैसे अशोका के पीरियड में मोगलीपुट्टिसा ने प्रिसाइड किया था, ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये सब पूछ लिए जाएंगे, और ये सब आपको नोटबुक में प्रोवाइडेड होगी। मैं यहाँ पर जो बेसिक ओवरव्यू है, जो आप कन्फ्यूज रहते हो, जहाँ पर आपको दिक्कतें होती है, उससे मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, है ना, किसने प्रिसाइड किया था, ये आपने बताना है। और पैट्रोनाइज किसने किया था कनिष्का ने, है ना, उस समय कनिष्का का ही रूल चल रहा था। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई, तो इस काउंसिल के बाद जो बुद्धिज्म में जो रिलीजन है वो दो सेक्ट में, दो गुटों में बट गए, और बाद में वेरियस सेक्ट इमर्ज होकर आए, ठीक है, जो आप पॉपुलरली 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक है आपका हीनयाना, दूसरा है आपका महायाना, तीसरा है आपका वज्रयाना, चौथा है आपका थेरवाद। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से जनरली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको और डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो जब हम बात करेंगे हीनयाना की, ठीक है, एक ध्यान रखना, हीनयाना और महायाना में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हीनयाना आइडल वर्शिप में नहीं विश्वास करते हैं। उनका विश्वास है इंडिविजुअल साल्वेशन, है ना, कि खुद परिश्रम करो, खुद सत्य की खोज करो और उसी से साल्वेशन होगा, मुक्ति होगी। महायाना बोलता है कि मूर्ति पूजा करके, ध्यान करके, भक्ति में डूबकर जो बुद्ध का जो एनर्जी है उसे प्राप्त किया जा सकता है, एंड निर्वाण अटेन किया जा सकता है, ज्ञान अटेन किया जा सकता है। इस बात में महायाना बुद्धिज्म विश्वास रखते हैं। तो हीनयाना के बारे में कुछ फर्दर जानकारी जो आपके ध्यान में रखनी चाहिए, हीनयाना को लेशर व्हीकल भी कहते हैं, और बेसिकली ये जो ओरिजिनल प्रीचिंग्स या सरमन बुद्ध ने दिया था उसके फॉलोवर है। और गौतम बुद्ध ने साफ साफ कहा था कि भाई साहब, आपको सैल्वेशन अगर अचीव करना है तो खुद से आपको इंडिविजुअल बेसिस से प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तो दैट्स वाई ये आइडियल वर्शिप या इमेज वर्शिप में नहीं मानते हैं। तो देर बाय ये ऑर्थोडॉक्स सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म कहलाते हैं, ठीक है। तो देयर बिलीफ इज ऑन इंडिविजुअल सैल्वेशन, कोई बाहरी शक्ति सैल्वेशन दिलाने नहीं आएगी, इट इज़ ऑन योर सेल्फ कि आपको सैल्वेशन अटेन करना है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसेक्ट ध्यान रखना है हीनयाना का, कौन से हैं, स्थरवीरवादीन और थेरवादीन। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। स्थरवीरवाद एंड थेरवाद, और ये जो स्थरवीरवाद और थेरवाद है दोनों आपका हीनयाना के, ठीक है। और जो हीनयाना वाले फॉलोवर्स थे वो पाली लैंग्वेज बोलते थे, है ना, और इनके जो टेक्स्ट थे पाली लैंग्वेज में ही आपको जनरली देखने को मिलेंगे। और अशोका जो है वो हीनयाना फॉलोवर ही थे। तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हीनयाना के बारे में पता चल गया। उसके बाद अगर हम बात करें महायाना की, तो महायाना जाहिर सी बात है बाद में आएगी, यानी कि हीनयाना के बाद। शुरुआत में तो हीनयाना ही डेवलप हुआ, लेकिन बाद में जैसे जैसे स्कल्पचर मेकिंग सबकी परंपरा चलने लगी, ठीक है, थोड़ा सा वैष्णविज्म का भी प्रभाव हुआ, तो महायाना का कंसेप्ट भी निकल कर आया। महायाना का कंसेप्ट निकल कर आया तो बोधिसत्वाज का भी कंसेप्ट निकल कर आया, है ना। अब बोधिसत्व के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बोधिसत्वाज कहते हैं किसको है, और बोधिसत्वाज का कंसेप्ट आपको महायाना में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो जो महायाना है उनको ग्रेटर व्हीकल या फिर बोधिसत्व व्हीकल भी कहते हैं। तो सिंपली बोधिसत्व की बात करें तो ये मान के चलो कि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हैं जो निर्वाणा अटेन करने में डिले कर रहे हैं ताकि लोगों का कल्याण हो सके। पहले उनको एहसास दिलाया जा सके सत्य का, उसके बाद ये खुद निर्वाणा अटेन कर लेंगे, ठीक है। दे डिलेज इन अटेनिंग निर्वाणा। तो दैट्स वाई बोधिसत्वाज के नाम भी आपने सुने होंगे,
है ना, जो बुद्धा को रिप्रेजेंट भी करते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आइडल वर्शिप या फिर इमेज वर्शिप में ये विश्वास रखते हैं, यहाँ पर ये इंडिविजुअल सैल्वेशन नहीं होगा, यहाँ पर ये एडिशन हो गया, तो आप हटा देना, ठीक है। तो इनके अगर सब सेक्ट की बात करें तो वज्रयाना, महासंघिका, और महासंघिका के बारे में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक कि 2021 या 2020 जो है पूछा है, लेकिन तो महासंघिका इज एन सबसेक्ट ऑफ महायाना, एंड उसके अंतर्गत जो लोकोत्तरवादी है वो महासंघिका का ऑफशूट है। यानी कि आप समझो कि ओवरऑल आपका महायाना हो गया, है ना, उससे निकला आपका महासंघिका, और महासंघिका से निकला आपका लोकोत्तरवादी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये लिबरल थे, लिबरल पॉलिसी अपनाते थे रिगार्डिंग रूल्स, मोनेस्टिक ऑर्डर्स। तो ये संस्कृत लैंग्वेज इनका हुआ करता था, और कनिष्का इनके फाउंडर माने जाते हैं। तो काउजिनी के समय में जो आपका बुद्धिज्म है वो हीनयाना और महायाना में डिवाइड हो गया था, और कनिष्का वाज फॉलोवर ऑफ महायाना, ठीक है। तो आफ्टर डिस्कसिंग दिस वी मूव टू सब इम्पॉर्टेंट सबसेक्ट, जहाँ पर से सिर्फ एमसीक्यू के लिए याद रखना है और कुछ नहीं। तो जो जैन है, जैन सब्जेक्ट है ना, ये भी आपके बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, स्वतंत्रिका भी बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, सामित्या भी बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, एंड महासंघिका जैसा कि मैंने बोला लोकोत्तरवादी वाज इट्स ऑफशूट, ये भी आपका बुद्धिज्म से ही एसोसिएटेड है। तो जैन, स्वतंत्रिका, सामत्या एंड महासंघिका, काइंडली रिमेंबर ऑल दीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So after discussing this Hinayana, Mahayana and other subsect of Buddhism, now we move to Jainism and its subsect. तो जैनिज्म में मैंने आपको बता ही दिया, टोटल 24 तीर्थंकर आज। हाँ, थ्योरी के बारे में मैंने बात नहीं की ना, हाँ नीचे बात करनी। तो फर्स्ट तीर्थंकरा, सेकेंड तीर्थंकरा, टोटल 24 तीर्थंकरा जो है, 24th वॉज वर्धमान महावीरा, ठीक है। और बाकी इनके बारे में तो डिटेल आपको पता ही होगा, कहाँ पर उन्होंने केवल्य हासिल किया। अब देखो, जैसे हम बुद्धिज्म में निर्वाणा की बात करते हैं, सुप्रीम नॉलेज अटेंड करना, ठीक है, उसी प्रकार से केवल्य जैनिज्म में कंसेप्ट आता है, जहाँ पर जो पर्सन है वो सुप्रीम नॉलेज अटेंड कर लेते हैं अबाउट द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो अब जैनिज्म शुरुआत में तो आपका एक यूनाइटेड रिलीजन कह लो, बाद में समय बीतने के साथ इसका भी डिवीज़न होता है ना। डिवीज़न कारण इसलिए होता है, आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा कि फेमाइन की कंडीशन आ गई थी मगधा में, है ना, और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहे थे। तो बेसिकली उनको ये चीज़ देखी नहीं गई, बर्दाश्त नहीं हो सका, तो जो आपके भद्रबाहु है ना, जो एक प्रकार से जैनिज्म के इम्पोर्टेंट मॉन्क कह लो, तो उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटका चले गए, ठीक है। कौन सा तो जगह का नाम है, हाँ श्रावस्ती, ये श्रवण बेलगोला कुछ करके है, श्रवण बेलगोला ही होगा, हाँ, वहाँ चले गए, और वहाँ पर उन्होंने दिगंबरा सेक्ट का निर्माण किया, और जो कम्युनिटी यहाँ रह गए इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉन्क स्थलबाहु, उन्होंने श्वेतांबरा सेक्ट का एक प्रकार से निर्माण किया। सिंपल से भाषा में यही है, ठीक है। तो जो आपका दिगंबरा एंड श्वेतांबरा, इसमें क्या डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस याद रखनी चाहिए आपको। तो जब हम दिगंबरा की बात करेंगे तो स्काई क्लेड या फिर नेक्ड, ये बेसिकली नग्न रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है। जबकि श्वेतांबरा की बात करेंगे तो ये वाइट क्लॉथ्स जनरली पहनते हैं।
और दिगंबरा की बात करें तो दे फॉलोज ऑल द वोज, यानी कि जो भी बात कही गई महावीर के द्वारा, जैसे अहिंसा का, सत्य बोलना है, अस्थेय रहना है, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचार्य, इन सब का ये पालन करते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं मोर रेस्ट्रिक्टेड टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द जैनिज्म फिलोसफी, कहने का मतलब ये है। फाउंडर कौन है? भद्रबाहु। और मैंने आपको बताया कि कर्नाटका चले गए थे श्रवण बेलगोला विद चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर वहाँ पर दिगंबरा सेक्ट का निर्माण हुआ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिगंबरा सेक्ट में वोमेन तीर्थंकारा नहीं हो सकती, ठीक है, वोमेन तीर्थंकारा नहीं हो सकती। जबकि श्वेतंबरा में उल्टा है, श्वेतंबरा में वोमेन की तीर्थंकार हो सकती है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसेक्ट। तो सबसेक्ट अगर हम बात करें दिगंबरा में, तो आपका मुला सिंह, तेरापंथी, तारनपथी एंड बिसपंथी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कौन कौन से? मुला सिंह, तेरापंथी, तारनपंथी एंड बिशपंथी। और जो मोनेस्टिक रूल्स थे, जो भी मॉन्क्स रूल्स को फॉलो करते थे, वो काफ़ी रिजिड थे, ठीक है। अब जो नॉर्थ इंडिया में रह गए थे मॉन्क्स अंडर द लीडरशिप ऑफ हेलबाउ, तो उन्होंने मोनेस्टिक रूल्स रेगुलेशन सबको थोड़ा सा लिबरल बनाया, ठीक है। इसलिए उतनी ज़्यादा रिजिडनेस श्वेतांबरा सबसेक्ट के अंतर्गत नहीं देखने को मिलती है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स श्वेतांबरा सबसेक्ट के बारे में, कि जो आपके 23rd तीर्थंकारा थे पार्श्वनाथ, ठीक है, उनके प्रीचिंग्स को फॉलो करते थे ये। इसके अंतर्गत क्या था, सिर्फ 4 वोज को ही ये मानते थे, ब्रह्मचर्य को नहीं मानते थे, ठीक है। वैसे तो देखोगे तो 5 भोज थे, लेकिन श्वेतांबरा वाले 4 को ही मानते थे एक्सेप्ट ब्रह्मचर्य। और ये जो ब्रह्मचर्य जो 5वां वो है ना, वो महावीरा ने ही दिया था। 4 भोज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट चल रहे थे, जो पहले के तीर्थंकार ने ऐड किया था जैनिज्म में। 5वां जो है वो आपका महावीर ने ऐड किया, ठीक है। और जो फाउंडर है श्वेतांबरा के, वो है आपका स्थूलभद्र। ये ध्यान रखना है, मैंने आपको 2-3 बार चिल्ला चिल्ला कर बोला है। उसके बाद वाइट क्लॉथिंग, यानी कि सफ़ेद कपड़ा शरीर पर पहनते थे। एंड इसके अंतर्गत वोमेन भी तीर्थंकरा हो सकती हैं, दैट रिप्रेजेंट्स मोर लिबरल नेचर ऑफ दिस सबसेक्ट। एंड इसके अंतर्गत जो सबसेक्ट है, ये ध्यान रखना है आपको, स्थानकवासी एंड मूर्ति पूजका, ठीक है। कौन कौन से? स्थानकवासी एंड मूर्ति पूजका। नाम से पता चल रहा है मूर्ति पूजका मतलब जो आइडियल सब की पूजा पाठ या वर्शिप में विश्वास रखते हैं। होप यू अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिगंबरा एंड श्वेतांबरा। नाउ अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है, वो मैंने आपको इस फॉर्म में दे दिया है, टेक्स्ट, स्कॉलर एंड थ्योरी। आप फर्दर ऐड कर सकते हो, पीडीएफ है ना, तो आप ऐड कर सकते हो। अगर स्कॉलर का नाम सुना, या फिर यूपीएससी एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त या टेस्ट देते वक्त आपको अगर कुछ स्कॉलर के नाम पता चले, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। उसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिला तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या फिर कोई टेक्स्ट के बारे में पता चला तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, मैंने स्पेस छोड़ा है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुद्धिज़्म में अगर कहें तो त्रिपिताकाज है ना। इसके अंतर्गत 3 पायस यानी कि पवित्र ग्रंथ बुद्धिज़्म के आ जाते हैं, इसको आप सुत्त पिटाका, विनय पिटाका एंड अभिधन्य पिटाका कहते हो। सुत्त पिटाका में क्या है, तो जो ओरिजिनल सरमन या स्पीच गौतम बुद्ध ने दिया था, उसी का कंपाइलेशन आपको सुत्त पिटाका में देखने को मिलता है। विनय पिटाका क्या है, तो विनय पिटाका डील्स विद द मोनेस्टिक रूल्स, की जो मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स या फिर फॉलोवर्स, उनको क्या नियम कानून धर्म का पालन करना है, वो आपका विनय पिटाका में। अभिधम्म पिटाका बेसिकली डील्स विद द फिलोसफी, यानी कि जैसे हिंदू धर्म में उपनिषद देखते हो है ना, वो फिलोसफी की बात करता है। तो उसी प्रकार से ये जो अभिधम्म पिटाका है,
तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड फिलोसफी कहानियाँ की बात करता है, डॉक्ट्रिन की बात करता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका जातकाज। जातकाज कोई टेक्स्ट नहीं है, बेसिकली ये दीवारों में या फिर पत्थरों में या फिर आपका कोई आर्किटेक्चर बनाया गया तो वहाँ पर आपका स्टोरेज के रूप में दर्शा दिया जाता था। और ये जो जातकाज है, इट डील्स विद द बुद्धाज प्रीवियस लाइफ, है ना। तो जातका स्टोरीज के नाम से फेमस है, तो आपको ध्यान रखना है जातकाज इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड दैट डील्स विद द बुद्धाज प्रीवियस लाइफ। उसके बाद अदर टेक्स्ट की बात करें तो श्रीलंकन क्रॉनिकल्स, महावामसा, दीपवामसा, इसके बारे में सुना भी होगा, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। उसके बाद अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है, तो ये अश्वघोष इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं एंड यू नीड टू रिमेंबर अश्वघोष। और अश्वघोष कौन से रूलर के पीरियड में थे, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, ठीक है। एलोंग विथ अदर टेक्स्ट की बात करें, और ये अभी रिसेंटली यूपीएससी ने ही पूछा है, नेटिपकरण, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और अदर अगर हम बात करें तो ललित विस्तारा एंड अदर इज योर अबदन शतका, ठीक है। अबदन शतका, ललित विस्तारा एंड नेटिपकरण, ठीक है। होप मैंने नाम सही से प्रोनाउंस किए हैं, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें स्कॉलर्स, यानी कि जो पर्सनैलिटीज़ हैं, है ना, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है 2023 में, ये आपका स्कॉलर्स के ही बारे में पूछा है। बस पर्सन एसोसिएटेड बुद्धिज्म से कौन से है, इतना पूछा। मैच द फॉलोइंग में तो नागसेना सबसे इम्पोर्टेंट, है ना। नागसेना का नाम आप सुनते होंगे बिकॉज जो मिलिंद पन्हो है, इंडो ग्रीक किंग, नागसेना ने उन्हें प्रभावित किया था, प्रेरित किया था बुद्धिज्म को अडॉप्ट करने के लिए, है ना। क्वेश्चंस ऑफ मिलिंडा के नाम से भी ये कंपानेशन मिलती है। तो नागसेना ध्यान रखना है। नागार्जुना, और नागार्जुना ने तो माध्यमिका स्कूल को भी फाउंड किया था, दैट इज एसोसिएटेड विथ महायाना बुद्धिज्म। ध्यान रखना है, अगर पूछ दिया जाए माध्यमिका स्कूल फाउंडर नागार्जुना एंड इट इज एसोसिएटेड विथ महायाना बुद्धिज्म। उसके बाद वासवंधु के बाद बुद्ध घोष, और बुद्ध घोष ने विशुद्धि मार्ग का आह्वान किया है, ठीक है। उसके बाद अदर पर्सनैलिटीज की बात करें तो आर्यदेव एंड दिगनाग। तो आर्यदेव और दिगनाग कौन कौन से हो गए इंपॉर्टेंट स्कॉलर, नागसेना, नागार्जुना, वासवंधु, बुद्ध घोष एंड आर्यदेव एंड दिगनाग। आप फर्दर ऐड कर सकते। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी की, तो बस यहाँ ध्यान रखना है, शून्यवाद जो थ्योरी है, शून्यवाद डेल्स विद इम्पटीनेस, होलनेस, है ना। यूँ कह सकते हो सब कुछ एक में समाहित हो जाना, इसी को इम्पटीनेस कहते हैं। और ये जो शून्यवाद की थ्योरी है या इम्पटीनेस की थ्योरी है, वो नागार्जुना ने दिया था एंड इट इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, बिकॉज नागार्जुना इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। एक है पावरना, ये आपका यूपीएससी ने बहुत पहले क्वेश्चन पूछा है, तो पावरना इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो जाता है। एक प्रकार से पहले जब जो भी मॉन्क्स हुआ करते थे, लेट्स से कि उनके लिए चैत्या एंड बिहाराज, खासकर बिहाराज जो बनाए जाते थे रेस्ट हाउसेस, तो ये मंक वहाँ पर आते थे, रहते थे, और फिर से कि उन्होंने कोई गलती की, पाप किया, है ना, तो उस बिहाराज में या फिर उस मोनेस्ट्रीज में उसको कबूलते थे, कन्फेस करते थे। तो इसी एक्ट को पावरना कहा गया है, ठीक है। तो ये कीवर्ड ध्यान रखना, पावरना, कन्फेशन बाय मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस वाइल स्टेइंग इन द मोनेस्ट्रीज, ठीक है। जैसे आप कोई गलती करते हो, अगर कन्फेस करते हो कहीं पर, ठीक है, तो अगर मॉन्क्स भी कोई गलती कर देते तो कन्फेस करते होंगे, ठीक है। तो पावरना ये हमने देखा। तो होप आई हैव डील्ड विद द टेक्स्ट, स्कॉलर एंड थ्योरी रिलेटेड टू द बुद्धिज्म। नाउ वी मूव टू द जैनिज्म।
तो जैनिज़्म में भी हम वही डिस्कस करेंगे, और जैनिज़्म में थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं, वी विल डिस्कस दैट। तो टेक्स्ट की बात करें तो जैन का सबसे पायस या फिर पवित्र लिटरेचर है अंगाज। ठीक है, तो जैन तीर्थंकराज ने जो भी टीचिंग्स दी, सरमन दिए, वो आपके अंगाज में कंपाइल्ड है। देर आर टोटल 12 अंगाज, है ना। जैसे बुद्धिज्म में त्रिपिटकाज है, इसी प्रकार से पायस लिटरेचर ऑफ जैनिज्म इज योर अंगाज, है ना। फिर अंगाज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू उपअंगाज, और भी बहुत सारे, बट वी आर नॉट गोइंग टू गेट डिटेल। तो अंगाज जो है वो आपका अर्धमगधी या फिर प्रकृत में लिखा गया। याद रखना, जो सुत्त पिटका या फिर जो त्रिपिटका जो है वो आपका पाली में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो अंगाज है वो आपका अर्धमगधी या फिर प्रकृत में लिखा गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है। और अदर टेक्स्ट की बात करें, वी हैव द परिशिष्ट पर्वन, और परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र ने लिखा है। तो हेमचंद्र, ध्यान रखना, जैनिज्म से एसोसिएट है। उसके बाद कल्प सूत्र की बात करें तो कल्प सूत्र भद्रबाहु, और भद्रबाहु तो आपको पता ही कौन है, बताओ, अभी मैंने आपको बताया है। उसके बाद जो यूपीएससी ने पूछा है अभी शायद 2022 के ही पेपर में, ये जो आपका नाम है टेक्स्ट का, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। टी महापुराण, ठीक है। तो जो टी महापुराण हैज़ बीन रिटन बाय आचार्य जिनसेना, ठीक है। तो ये भी आपका जैनिज्म वाला टेक्स्ट है। उसके बाद अचरंग सूत्र, तो 12 अंगाज है, उसमें से फर्स्ट अंगा आपका अचरंग सूत्र है, तो इट इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म। एंड उसके बाद आपका सूत्र कृतंग, ये भी आपका जैन टेक्स्ट है। तो कौन कौन से जैन टेक्स्ट हो गए? सूत्र कृतंग, उसके बाद अचरंग सूत्र, उसके बाद टी महापुराण रिटन बाय आचार्य जिनसेना, उसके बाद कल्प सूत्र, उसके बाद परिशिष्ट पर्वन, एंड वी हैव द अंगाज, ठीक है, रिटन इन प्रकृति या फिर अर्धमगधी। स्कॉलर की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य वैसे तो एक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो भद्रबाहु है उनके साथ ये गए थे तिरुवन बेलगोना में, और शल्लेखना प्रैक्टिस किया, यानी कि स्लोली स्टार्विंग एंड देन डेथ, ठीक है। तो और अगर आपको स्कॉलर के नाम याद आते हैं, मुझे तो उस समय याद नहीं आए जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था, बट इफ़ यू आर एबल टू रिमेंबर यू कैन ऐड हियर, ठीक है। और अगर हम बात करें थ्योरी की, तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। एक तो अनेकांतवाद, अनेकांतवाद को अच्छे से समझ लो। इस थ्योरी के अंतर्गत क्या है कि जो आपका अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी है वो कम्प्लेक्स है एंड हैज़ मल्टीपल एस्पेक्ट, यानी कि जो ट्रूथ की बात सब करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं, वो एक रियलिटी नहीं है ना। देयर इज कम्प्लेक्स सिस्टम ऑपरेटिंग। जैसे आज आप देख सकते हो जो आपका गॉड को लेकर फिलोसफी है ना, कितनी ज़्यादा फिलोसफी है। तो जो आपका अल्टीमेट ट्रूथ है, रियलिटी है, वो कम्प्लेक्स है और इसके मल्टीपल एस्पेक्ट या डायमेंशन हो सकते हैं। उसके बाद एक आता है आपका सैयदवाद। तो सैयदवाद में क्या बोला जाता है कि जो भी जजमेंट्स है या डिसीजन है वो कंडीशनल होते हैं। यानी कि कंडीशनल मतलब क्या कि ऐसा नहीं कि एक जजमेंट दिया और उसको आप हर जगह इम्प्लीमेंट कर दोगे। एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं, जैसे बोला जाता है कि अल्कोहल पीना बुरी बात है, दैट्स फाइन, लेकिन यही जब आप मेडिसिन पर्पज़ के लिए यूज करते हो तो ये अलाउ हो जाती है ना। तो क्या हुआ, ऑल जजमेंट्स कंडीशनल, तो हर जगह तो ये ट्रू होल्ड नहीं हो रही है ना। तो दैट होल्ड्स गुड ओनली इन सर्टेन कंडीशन, सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस, दैट इज योर सैयदवाद। तो वी हैव डेल्ट विथ अनेकांतवाद, वी हैव डेल्ट विथ सैयदवाद, एंड वी मूव टू सल्लेखना। सल्लेखना जो आपका यूँ कह सकते हो कि वॉलेंट्री फास्ट टू डेथ, स्लोली स्लोली खाना या फिर अनाज ग्रहण करना कम कर दिया जाता है और धीरे धीरे
जो आपकी बॉडी है उस डेथ हो जाती, दैट इज कॉल्ड शल्लेखना। एंड वी हैव प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण इज व्हाट, रिग्रेट ऑफ देयर मिस्टेक्स एंड वॉज नॉट टू रिपीट, यानी कि वही बात हो गई कि लेट से कि जो मॉन्क्स हैं उन्होंने कोई गलती की, मिस्टेक किया, तो उसका पछतावा करना और प्रण लेना कि ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है वैसे, कि भाई साहब आपने गलती किया लेकिन आप उससे कुछ सीखे नहीं तो वो गलती रिपीट होगी। जैसे किसने तो बोला था, आई थिंक कि चर्चिल था, कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू करेक्ट योर मिस्टेक तो यू आर गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन, है ना। दैट्स वाई हमें टोकना पड़ता है अपने मिस्टेक्स के रिगार्डिंग। जैसे टेस्ट सीरीज में ही देख लो, फिर से आप टेस्ट देते हो, तो अगर आपने मिस्टेक को इग्नोर करना सीख लिया तो फिर वो ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन वहीं पर आप एक्शन लेते हो तो दैट विल बिकम ए रूल एंड यू विल एबल टू मॉडिफाई, यू विल मॉडल टू इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी। ठीक है, अब इग्नोर करते चले जाओगे तो फिर इग्नोरिंग का आदत लग जाता है, ये बात है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नितिन सिंघानिया से मैंने निकाला है, जो आपका हैंड है ना, ये मान के चलो हैंड है ना, और हैंड में व्हील है ना, ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अहिंसा को रिप्रेजेंट करता है जैनिज्म में। ठीक है, तो सिंबल हैंड विथ व्हील ऑन द पाम, ये जो पाम हाथ का होता है वहाँ पर जो आपका बीच में व्हील होता है, दैट सिंबलाइजेज अहिंसा इन जैनिज्म। ठीक है, उसके बाद अनुव्रत। अनुव्रत मतलब क्या है कि एक प्रकार से प्रण लेना कि वायलेंस, फॉल्सहुड या फिर चोरी ये सब नहीं करेंगे, तो ये बातें हैं। तो होप आई एम एबल टू डिलीवर द इम्पॉर्टेंट कंटेंट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर फिल्म्स 2023। तो यहाँ से आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो विद इन 30 to 35 minutes important theories regarding Buddhism, Jainism, subsect and important point of confusion and contradictions. तो होप एंड PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल गिवन इन द लिंक डिस्क्रिप्शन बिलो द टॉपिक या टाइटल। So friend, thank you for today's discussion. Next lecture I will first try to decode कि on which video to be made, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।